अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ सीडीएफ आसिम मुनीर साहब ईरान के दौरे के बाद पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं। वहां पे क्या बातचीत हुई, आज के इस प्रोग्राम में उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान साहब की बहन की दोबारा मुलाकात हुई है खान साहब से, ये मामला आगे किस तरफ बढ़ रहा है, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में पाकिस्तान की क्रिकेट की इस वक्त क्या हालत है, क्या सिचुएशन है, कौन इसका जिम्मेदार है, कैसे चीजों को बेहतर किया जा सकता है, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक के पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो अदालत का हुक्म था, पहले बहन की एक दफा मुलाकात हुई, आज दोबारा नौरीन नियाजी साहिबा की मुलाकात हो गई है, तो अब वो तौहीन अदालत वाला मसला तो इतना नहीं रहा, क्योंकि जो हुक्म था उसके मुताबिक मुलाकातें तो हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे आपने जो फैसला पढ़ा उसमें 3 डायरेक्शन थी कोर्ट की, बल्कि 4 डायरेक्शन थी। एक ये कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल डॉक्टर फैसल और डॉक्टर उज़मा की मौजूदगी में शिफ्ट करें, उधर बोर्ड बनेगा और वो बोर्ड रिपोर्ट मुरतब करेगा और वो रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा होगी। और उस रिपोर्ट को ना फैमिली पब्लिक करेगी, ना पॉलिटिकल जमात पब्लिक करेगी, और ना उस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ कोई सियासत करेगी, जो हम कमिट करके आ गए। नंबर 1। नंबर 2, हमारी तरफ से कमिटमेंट थी कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में हम में से कोई भी नहीं जाएगा, ना तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, ना पाकिस्तानी कौम। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित किया। इसमें दूसरा जो हुक्म था कि मंगल के दिन बहनों की नहीं, फैमिली की मुलाकात कराएं। तो फैमिली की मुलाकातें जो है वो 6 पर्सन की है, 6 पर्सन की, तो आज उन्होंने वो भी नहीं की। नंबर 3 इसमें था कि बेटों के साथ हफ्ते में 2 दफा उनकी बात कराई जाए। तो अभी तक इतलात जो है या मीडिया पे कोई ऐसी चीज रिपोर्ट नहीं हुई कि खान साहब से उनके बेटों की बात कराएगी। नंबर 4 इसमें था कि जितने भी इमरान खान साहब के ऊपर केसेस हैं, एफआईआर है, उन तमाम एफआईआर की तफसीलात जो है वो 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस दोबारा लगेगा, तमाम तफसीलात जो है वो जमा कराई जाए। तो अब तक इन्होंने एक भी कमिटमेंट हुकूमत ने नहीं पूरी की। तो ये शिफ्टिंग के बाद इन्होंने दूसरा और बेटे से ना बात करा कि ये तीसरा। इस वक्त इन्होंने एक फैसले में 3 जगह पे अदालत की फैसले की तौहीन की है। तो अभी भी समझते हैं कि ये जो तौहीन अदालत का मुकदमा, इसको आप लोग परसू करेंगे? परसू क्यों नहीं करेंगे? देखिए, अभी हमने हमारा बुनियादी हमारी क्या जिम्मेदारी थी, हमने इंडिकेट किया कोर्ट को, जो हमारी पिटीशन थी तौहीन अदालत की, कि आपने जो हुक्म दिया उस हुक्म की तामील नहीं हुई। हमारा ये काम था इंडिकेशन का, तो हमने इंडिकेट कर दिया। अभी आगे अदालत जाने और हुकूमत जाने, और एज अ जमात या एज अ फैमिली इमरान खान साहब की, हम इस केस को परसू भी करेंगे और हमारे वकला जो हैं इसको कंटेस्ट भी करेंगे। अच्छा, 27 तारीख की आप लोगों ने तारीख भी दी हुई है एहतजाज की, वो अभी इंटैक्ट है? उसके ऊपर पार्टी का बिल्कुल इंटैक्ट है, उसकी तैयारी है। 2 दिन पहले आपने देखा हंगू में और शांगला में स्ट्रीट मूवमेंट है। हफ्ते को दोबारा खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला में है, और उसके बाद जो है फिर सिंध फॉलोड बाय पंजाब, बलोचिस्तान, और अगले जो 20-25 दिन है इसमें सुहेल अफरीदी साहब की जो जिम्मेदारी है स्ट्रीट मूवमेंट की, बुनियादी तौर पे 27 सितंबर की कॉल की तैयारी है। तो उसमें पूरी पार्टी जो है वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी, और इसके हाइप भी आप देखेंगे कि ये बहुत ऊपर लेके कोई ऐसी चीज तो आपके जहन में होगी ना, आप पार्लिमानी लीडर भी हैं, जमात की हर मीटिंग में मौजूद होते हैं, कि ये हो जाएगा तो फिर हम एहतजाज कॉल ऑफ कर देंगे? देखिए, 3 चीजें थी जिसके ऊपर हम सोच रहे थे। हमारे 3 मेन मुतालिबात थे। एक यही था कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल से उनका इलाज कराया जाए। इलाज से पहले तशखीस बड़ी जरूरी है। एक कन्फ्यूजन हमें क्लियर करनी होगी कि इलाज तब होता है कि जब आप बीमारी को पहले डायग्नोज करते हैं। इमरान खान साहब की आंख में क्लॉट आया, उनके रेटिना का मसला हुआ। ये क्लॉट क्यों आया? ये क्लॉट जो होती है ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। क्लॉट आपके दिल में भी हो सकता है, क्लॉट आपके जिस्म के दूसरे हिस्से में भी हो सकता है, और ये पता नहीं कितने करोड़ों लोगों में से सिर्फ 3, 4, 5 बंदों को ये होता है। इसी तरह से बुशरा बीबी साहिबा का भी ये इशू है। तो अस्पताल शिफ्ट किया जाए, उनकी फैमिली, बहन, डॉक्टर हो। और नंबर 2 जो हमारा मुतालबा था वो यही था कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी केसेस लगाए जाएं, उनकी सुनवाई हो और उनकी डिटेल्स हो, ताकि हमें पता तो हो कि इमरान खान साहब के ऊपर कितने एक्चुअल केसेस, ताकि हम अदालतों से उसको परसू करें और उन केसेस में इंसाफ हो, मेरिट के ऊपर वो सुने जाए, मेरिट के ऊपर उनमें फैसले हों। तो उसके बाद फिर हम
ये कॉल ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, एक तासुर ये भी अभी शाहिद साहब कि कहीं ना कहीं आप लोगों की बातचीत चल रही है। ये बैरिस्टर गौर साहब ने बाकायदा साफियों से बात करते हुए कहा कि मेरा गाय बगाए मेरी मुलाकातें होती रहती हैं। मोहसिन नकवी साहब का नाम भी आता है। जो अचानक चीजें बदली हैं, नौरीन नियाजी साहिबा की 2 दफा मुलाकात हो जाना, फिर ऑब्वियसली वैसे तो मोअज़्ज़िज़ अदालत का हुक्म है, अदालत ने तो हुक्म दिया है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन थोड़ी सी लगता है ऐसे है कि आप लोगों के लिए रिलैक्स हुई है। तो ये क्या कोई बातचीत हुई है, किसी चीज पे एग्रीमेंट हुआ है, क्या हुआ है? देखिए, हमने इमरान खान साहब का 4 केसेस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, मुख्तलिफ सेम नोयत के थे लेकिन मुख्तलिफ लोगों ने लगाए थे, जिसमें इमरान खान साहब की बहन उज़मा ने भी ये केस किया था। इसके अलावा भी पार्टी में मेरे ख्याल में सोहेल अफरीदी साहब का भी है, 2 और भी हैं मुलाकातों के हवाले से और आइसोलेशन के हवाले से। तो हम 3-4 हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने गए, और उससे पहले भी आपको पता है कि हम टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने धरने देते रहे, और हमारे वकला गए, कभी रजिस्ट्रार से मुलाकात की, एक दफा चीफ जस्टिस साहब के साथ भी मुलाकात हुई। और जब ये फैसला आ रहा था या ये तारीख जो दे रही थी, उससे पिछले मंगल MNAs वकला गए हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के सामने। वहां पे सलमान राजा साहब और उनके हमरा हमारे वकला वो गए, उन्होंने रजिस्ट्रार के साथ मुलाकात की कि आप चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करें कि हमारे जो केसेस हैं वो केस लगा दें। तो नेक्स्ट वीक केस लगा, उस केस में ये फैसला आया, मुलाकात का भी, शिफ्टिंग का भी, जो जिसके ऊपर मैं और आप अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर इन चीजों से वैसे कोई गलत तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि जी या कोई डील हो गई है या कोई डील हो रही है या कोई NRO है, तो आप इमरान खान साहब को बेहतर जानते हैं कि ना वो डील करेगा, ना वो डील देगा और ना डील लेगा। अच्छा, एक जो हुकूमत के अंदर बड़ी परेशानी है कि आप लोगों ने जो तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की, उसमें मोहसिन नकवी साहब का नाम नहीं, ऑल्दो कि वो उनके अपने वजीर हैं, उनको तो खुशी होनी चाहिए कि एक वजीर का नाम नहीं है, लेकिन हुकूमती वज़रा उसमें बड़ी परेशानी का इज़हार देखिए, हमने जिन जिन लोगों ने गुफ्तगू की, अभी इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है अता तारण ने, उसने ट्वीट किया, उसने ये खुद एडमिट किया कि हम इमरान खान साहब को पेन्स लेके गए। इसी तरह जिन जिन वजीरों ने बयानात दी, उनके बयानात कोट किए गए। देखिए, बेसिकली तो जो हमारे वकला गए या डॉक्टर उस्मा साहबा के जो वकला थे, वो इंडिकेशन के लिए गए कि जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है। अभी अदालत ही डिसाइड कर ले कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अतर काजमी ने किया है, शायद खटक ने किया है, शहबाज शरीफ ने किया है, मोहसिन नकवी ने किया है, जिसने भी किया है, अदालत जिसको भी जो सजा देगी, अदालत ने जिसको इसमें नॉमिनेट करना है, तो ये इख्तियार अब अदालत का है। अगर हमने कोई नाम दिए हैं, उन नामों के अलावा भी अदालत को लगे कि ये बंदा जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जिम्मे में आता है, तो अदालत उनको बुला सकती है, क्योंकि ये मामला अब अदालत का है, ये हमारा नहीं रहा। अब ये अदालत का, अदालत की हुक्म की तामील नहीं हुई। अच्छा, पिछली दफा जब नौरीन नियाजी साहिबा की मुलाकात हुई तो बहुत सारी खबरें दी गई, मुख्तलिफ व्लॉग्स के अंदर, दीगर जगहों पे साफी गुफ्तगू करते रहे, और मुझे खुद भी इस चीज़ का अंदाजा है कि 80 से ज़्यादा फीसद वो खबरें जो है मन गढ़ंत थी, और यकीनन अब दोबारा जो है वो मुलाकात हुई है तो फिर भी कोई चीज़ें वगैरह सामने आएंगी। लेकिन क्या उस मुलाकात के बाद आप लोगों को कोई मैसेज आया खान साहब की तरफ से डायरेक्ट, या डॉक्टर उज़मा साहिबा की तरफ से कोई पार्टी को ऐसा मैसेज जो अभी तक मीडिया के सामने ना आया हो? देखिए, डॉक्टर उज़मा साहिबा ने जो कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि सोहेल अफरीदी साहब को कहे कि वो अपनी स्ट्रीट मूवमेंट को तेज करें और 27 की जो कॉल है वो इंटैक्ट करें और अपनी जो जदोजहद है उसको मजीद तेज करें। और रही बात डॉक्टर नूरीन खानम की, तो उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं बताई और ना कोई उन्होंने पैगाम दिया, क्योंकि आपको पता है कि वो कमेंट करके गई थी कि मैं कोई भी पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं करूंगी। हालांकि ये भी गलत है कि इमरान खान साहब एक पार्टी का सरबराह है, पूरी कौम का लीडर है, और आप उसको कहना शुरू कर दे कि जी आप पॉलिटिकल गुफ्तगू ना करें, तो ये तो अखलाकन भी गलत है और आईन और कानून इसकी इजाजत देता है। लेकिन जितने भी खबरें उन दोनों मीटिंग से मंसूब थी, उसमें 80-90% खबरें जो थी वो फेक थी। अच्छा, अब जुमेरात को दोबारा मुलाकात का दिन है, क्या सोहेल अफरीदी साहब कोशिश करेंगे, इसलिए कि जुमेरात वाला दिन होता है सियासी दोस्तों का, रुफका का, कि वो मुलाकात कर सकते हैं? अब क्या पार्टी पॉलिसी अनाउंस किया था कि अगर आपको याद हो लास्ट टाइम जब वो गए थे कि अब मैं तब आऊंगा जब मुझे बुलाएंगे, और बुलाया कैसे जाएगा वो आपको पता है कि फिर कैसे बुलाते और क्यों बुलाते और कब बुलाते। तो अभी तक कोई ऐसा ग्रीन लाइट उनको नहीं दी? अभी तक नहीं, बुलावा नहीं आया, जब बुलावा आएगा तो वो आएंगे। अच्छा, पीटीआई का स्टैंड क्या है? देखें, ये कंफ्यूजन है कि अदालत का एक हुक्म आया और तासुर यही था कि शिफ्ट कर दिया जाएगा खान साहब को अस्पताल में। किसने रोका? क्या नवाज शरीफ साहब ने? इसलिए कि कहा यह जा रहा है कि नून लीग की क़यादत के हवाले से आपके कुछ लोगों से मेरी अपनी बात हुई, वो ये कहते हैं कि जी नून लीग इसमें रुकावट बनी है। देखिए अतर भाई, जिधर जिधर हमें लगा
कि जो जिन जिन इश्यूज में जो मुलविस हो, उधर हमने बड़ी खुल के तनकीद भी करते हैं, इवन नाम भी लेते हैं और कौम को बताते भी हैं। लेकिन अब तक जो हमें तासुर मिल रहा है या जो हमें लग रहा है, देखिए परसेप्शन की चीजें चलती हैं। तो फिलहाल जो परसेप्शन है या जो कोई मेरे पास कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं कि मैं इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर ये बात कहूं, लेकिन जो आम तासुर है वो यही है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने ये सब कराया। अच्छा, अब आगे आपका लाएअमल क्या होगा सियासी तौर पे, क्योंकि अब आपकी मौलाना से भी मुलाकात हो रही है, दीगर सियासी जमातों से भी मुलाकात हो रही है, ये लोग आपके साथ 27 तारीख को भी आएंगे या फिर ये पार्लियामेंट की हद तक आपके साथ चलेंगे? देखिए, अभी हमारे और मौलाना साहब के बीच एक केटू पहाड़ खड़ा था। उन्होंने हमारे ऊपर तनकीदें की, हमने उनके ऊपर की है। हमारा एक बड़ा तल्ख माजी रहा है दोनों जमातों का। तो पहली बैठक थी, उस बैठक में एक इत्मीनान सादी की फिजा बनाने के लिए एक कोशिश थी कि वो हम पे ट्रस्ट करें, हम उनके ऊपर ट्रस्ट करें और एक इत्मीनान जो है वो बहाल हो जाए। तो फिलहाल तो इसी के ऊपर एग्री हुआ है कि पार्लियामान के अंदर तमाम अपोजिशन की जमातें जो हैं वो अपना किरदार और रोल अदा करेंगी। और वहाँ पे जो मीटिंग थी उसमें दोनों तरफ से मेंबरान की एक ख्वाहिश भी थी कि अगर कोई पॉलिटिकल इतिहाद बनता है जो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है तो ये सिर्फ असेंबली की हद तक ना हो, ये रोडों के ऊपर भी नजर आए। और पीपल्स पार्टी के साथ भी मामला चल रहे हैं आगे? देखिए, पीपल पार्टी के साथ जो मुलाकात थी वो अपोजिशन लीडर महमूद खान अशरफी साहब के साथ थी। वो तहरीक इंसाफ के साथ कोई मुलाकात नहीं थी, ना हमारा उसमें कोई रोल था, ना कोई हमें पता था और ना बताया गया था। तो वो अपोजिशन लीडर और बिलावल भुट्टो के बीच जो मुलाकात हुई है तो उसका ना मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है, ना मैंने पूछा है और ना मेरा कुछ ज्यादा इंटरेस्ट था। वो महमूद खान अशरफी साहब और बिलावल भुट्टो क्या। अच्छा, पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी काफी जो ताल्लुकात कशीदा हैं इस वक्त। अगर कोई भी जमात तहरीक अदम एतमाद लेके आती है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, क्या आप उसके हक में वोट डालेंगे? बिल्कुल, जो भी इसको फारिग करेगी इस जाली हुकूमत को, तो हम क्यों नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि कौम इस जाली हुकूमत जो मुसल्लतशुदा हुकूमत है इससे हम कौम की जान छुड़ाएं। और ये हमारा मोटो है कि ये जाली मैंडेट की जरिए आए हैं, 2 नंबरी से आए हैं, फॉर्म 47 के जरिए आए हैं, इनके पास तो कौम का मैंडेट नहीं है। तो अगर कोई भी ऐसे मूव आती है जिसमें तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर कोई प्लान करते हैं और इसमें हुकूमत में जो बैठी जमातें हैं उनको भी लगता है कि ये और हुकूमत जो है लाइबिलिटी बन चुकी है, ये पाकिस्तानी कौम को तकलीफ में मुब्तला किया है, इन्होंने जो पेट्रोल की क्राइसिस है, जो करप्शन है इस वक्त इस मुल्क के अंदर, या इसमें जो बैड गवर्नेंस है, ये सारी चीजें, तो इनके खिलाफ अगर कोई भी मूव आती है तो हम जरूर सपोर्ट करें। अच्छा, सूबों का अगर कोई मामला आता है, इसलिए कि 28वीं तरमीम की बात हो रही है और कहा यह जा रहा है कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात हो रही है, आज अगर कोई तरमीम पेश हो जाती है मिसाल के तौर पे नेक्स्ट वीक, क्या तहरीक इंसाफ नए सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हक में इस वक्त वोट देगी? 2 चीजें हैं इसमें। एक ये कि 2010 में जब हमने कौम के सामने मंशूर रखा तहरीक इंसाफ का, तो उसमें इंतजामी तौर पर इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की यही सोच थी कि इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए, क्योंकि जब यूनिट्स बड़े होते हैं और सूबे बड़े होते हैं तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आते हैं, गवर्नेंस की इश्यूज आते हैं, एक बंदा सब चीज नहीं कंट्रोल कर सकता। तो ये एक हमारा नजरिया है, एक सोच है इमरान खान साहब की कि इंतजामी तौर पे यूनिट्स बननी चाहिए, लिसानियत की बुनियाद के ऊपर नहीं, फिरकावरियत की बुनियाद के ऊपर नहीं, हाँ जिधर जिधर इंतजामी मामलात है। लेकिन इस वक्त अगर आप मुझसे ये पूछे कि ये हुकूमत जो है कोई तरमीम लाएगी और ये कोई सूबे जो है वो बनाएगी और हम इसके सपोर्ट करेंगे, तो बिल्कुल हम इसके सपोर्ट नहीं करेंगे। इसकी 2 बुनियादी वजह है। एक ये कि एक माहौल नहीं है इस वक्त। नंबर 2, इतने वसाइल भी नहीं है मुल्क के पास। और नंबर 3 ये कि इनके पास इख्तियार नहीं है, क्योंकि इलेक्टेड नहीं है। कोई इलेक्टेड हुकूमत आती है जो अवाम के वोटों से मुंतखब हो, उनके पास इस बात का इख्तियार है कि वो जाके सूबे बनाए। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि ये जो 27 तारीख को आपने एहतजाज करना है, उसका कोई रफ आइडिया तो आपके जहन में होगा ना? करना क्या, इस्लामाबाद आएंगे, खैबर पख्तूनख्वा को बंद करेंगे, किधर जाएंगे? 7-8 दिन पहले एहतजाज के 1 हफ्ता पहले इंशाल्लाह तमाम चीजें कौम के सामने रखी जाएंगी और कुछ चीजें बताएंगे, कुछ खुफिया रखेंगे, क्योंकि प्लान A, प्लान B, प्लान C रखना होता है चीजों में। तो चीफ मिनिस्टर साहब पूरे कौम के सामने अपना जो उनका लाएअमल है, मीडिया के सामने, आपके सामने, सबके सामने वो आ जाएगा। शाहिद खटक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन के लिए। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अमेरिका और ईरान की। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं, अगर उसमें
उसको हल करने के लिए कोई इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा है वो तो पाकिस्तान है, पूरी दुनिया को पता है। हालिया दिनों में हमने देखा कि अमेरिका की जानिब से कुछ ऐसे ऐलानात किए गए कि अब हम फैसला कुन कार्रवाई कर सकते हैं ईरान के खिलाफ, और उसमें इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह भी शामिल होंगी। तो लगा ऐसे कि चीजें दोबारा स्लिप हो रही हैं और ऐन मुमकिन है कि फिर कोई बड़ी जंग शुरू हो जाए। और फिर खबर आई कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान का दौरा करेंगे। वो ईरान गए और अब वो अपना दौरा कंप्लीट करके वापस आ गए हैं। तो हमने देखा कि जब भी मामलात कहीं पे फंसते हैं तो पाकिस्तान की क़यादत का उसमें आपको किरदार नजर आता है। अब ये जो हालिया दौरा ईरान है ये कितना इंपॉर्टेंट है, वहां पे क्या कुछ डिस्कस हुआ होगा, फील्ड मार्शल साहब ने क्या कोई पैगाम पहुंचाया होगा, क्या चीजें वहां पे डिस्कस हुई होंगी और आगे मामलात किस तरफ जा सकते हैं, इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जरा ये बताइएगा कि ये जो फील्ड मार्शल का दौरा ईरान है इन कंडीशंस के अंदर कि जहां पे ट्रंप इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है, दीगर ममालिक के ऊपर पाबंदियां लगाने की वो बात कर रहे हैं कि अगर आपने ईरान के साथ किसी किस्म की भी डीलिंग की, इस मौके के ऊपर फील्ड मार्शल साहब का ये दौरा आप क्या समझते हैं कि इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है और वहां पे क्या डिस्कस हुआ होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतर थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए पाकिस्तान ने पिछली दफे आपका जब पहला भी याद होगा एस्केलेशन थी और सीरियस एस्केलेशन से कुछ जो वार्निंग दी हुई थी, एक डेडलाइन दी हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप ने टू बॉम्ब अमेरिका, वहां से वॉर को रोका और इनको टेबल पर लेके आए। और फिर जो पाकिस्तान ने ये प्रोसेस क्रिएट किया है इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसमें बहुत हद तक हम हिस्ट्री अभी जितनी डेवलपमेंट हुई एंड अनफॉर्चुनेटली वो 60 डेज जिसके अंदर वो फेज 1 की इम्प्लीमेंटेशंस थी वो वैसे नहीं हुई बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रस्ट दोनों पार्टीज का। अभी तक अतर साहब हमें समझने की जरूरत है कि दैट वो जो मेमोरेंडम ऑफ इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो एग्जिस्ट करता है, इफेक्टिव है। आप कह सकते हैं हेल्ड इन अबेंस है या रुका हुआ है या उतना आगे उस पर प्रोग्रेस नहीं हो सकी जितनी होनी चाहिए थी, बट मौजूद जरूर है एंड इट इज द ओनली डॉक्यूमेंट एंड पाकिस्तान इज द ओनली एग्जिट कार्ड जो दोनों को ऑफ रैम्प दे सकते हैं और दोनों बातचीत करना भी चाहते हैं, इस वॉर को खत्म भी करना चाहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली द हार्ड लाइनर्स कह लें या जो थोड़ी सी कंफ्यूज पॉलिसी है अमेरिका की तरफ, क्योंकि अपनी उनकी पॉलिसी इज कंफ्यूज, मैं इसलिए कहता हूं उनके कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अदर देन न्यूक्लियर मुझे नजर कोई नहीं आ रहा है। वो इजराइल की वजह से आ तो गए इस वॉर में, सेल्फ क्रिएटेड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, और फिर जो बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर है हुर्मस, उसने कंडीशंस को बड़ा खराब। तो अभी जब इकोनॉमिक ये डी डे की बात की गई, इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात की गई, तो पाकिस्तान को फियर यही था कि उसका जो रिस्पॉन्स अगर जाता है ईरान की तरफ से एस्केलेशन की फॉर्म में टू द मिडिल ईस्टर्न या रीजनल कंट्रीज में, बेशक ये कहेंगे वो कि हम अमेरिकन इंटरेस्ट को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हम अभी टारगेट करेंगे, लेकिन ये जंग फिर और ज्यादा फैल जाएगी और किसी के बस में नहीं रहेगी। बोथ पार्टीज विल बी लूजर। अभी भी जंग जितनी जारी रहती है अमेरिका और ईरान दोनों लूजर रहेंगे, विनर होगा एक वो एलिफेंट जो इस कमरे में घुसा हुआ है, इजराइल की मैं बात कर रहा हूं। तो आई थिंक ये वो अवामिल है जो फील्ड मार्शल साहब है उनकी जो एक्सेस है, जो लेवरेज है, ही कैन टॉक टू एनी पार्टी और सीधा स्ट्रेट अवे वो टेबल के ऊपर चीज इशू को रखते हैं और उसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके दे देते हैं। बाकी दोनों प्रिंसिपल स्टेट्स ने फैसला करना है कि वो कब इस ऑफ रैम्प के कार्ड को उठाते हैं, यूज करते हैं एंड गेट आउट ऑफ दिस वॉर। अच्छा सर, मक्का अकॉर्ड हुआ पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के दरमियान, उस पर भी कुछ लोग मगरबी मीडिया इस किस्म के तहफुजात का इजहार भी करता रहा कि ऐन मुमकिन है कि शायद ईरान को भी इसके ऊपर तहफुजात हों। लेकिन अब दोबारा फील्ड मार्शल साहब का जो दौरा हुआ और जिस तरीके से ईरानी क़यादत ने उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया, ये जो बैलेंसिंग एक्ट है ये कैसे पाकिस्तान प्ले कर रहा है कि सऊदी अरब का एतमाद हो जाए, अमेरिका का एतमाद हो जाए, ईरान का भी आज भी सबसे ज्यादा एतमाद जो है वो पाकिस्तान के ऊपर है, तो इसको कैसे हम मैनेज कर रहे हैं? देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक तो आपने विदाउट एनी सपोर्ट कह लें या विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट, आपने जो इंडिया को शिकस्त दी मार्का हक के बीच में, वहां से ये स्टोरी शुरू होती है पाकिस्तान की सक्सेस की स्टोरी। एंड पाकिस्तानी लीडरशिप, खासतौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप जो है और ऑफ कोर्स पॉलिटिकल लीडरशिप आल्सो टू सम एक्सटेंट, तो इसको इस विक्ट्री के नोशन ऑफ विक्ट्री को लेकर बहुत अच्छे आगे चली है। और फिर ये सिचुएशन डेवलप हो गई ईरान की
उससे पहले भी पाकिस्तान का ये जो रोल है ये हमारी एक उसमें फाउंडेशन में मौजूद है। आपको चाइना और अमेरिका का माजी की अक्सर जिक्र करते रहते हैं हम, आपने देखा ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान पाकिस्तान रोल अदा करता रहा है। तो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट के अंदर स्टेबिलिटी, कनेक्शन, ब्रिज का रोल जो है वो मौजूद है। उसी का फायदा उठाया हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने और उनकी जो लेवरेज हासिल हुई। खासतौर पे आपको याद होगा जो लंच हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनका व्हाइट हाउस में, उन्होंने एग्जैक्ट एक पिक्चर पेंट की कि अगर आप ईरान पे अटैक करेंगे तो ये उसकी रिपरकशंस होगी। ये वॉर 100% अतर साहब वैसे ही अनफोल्ड हुई, विच अमेरिका को फिर प्रेसिडेंट ट्रंप को ये हुआ कि मुझे तो इजराइल ने और उन लोगों ने और जो भी उनके नादान मशीरान थे उन्होंने जो मशवरा दिया उसके तो बिल्कुल ही अपोजिट निकला। एंड एग्जैक्टली इट इज लाइक जैसे पाकिस्तान ने कहा, एंड दे अंडरस्टूड कि इस रीजन को अगर कोई समझता है, वॉर को कोई समझता है, इस रीजन की डायनामिक्स को कोई समझता है तो वो पाकिस्तान है। एंड हियर ही कम्स एज अ मेन मीडिएटर अमेरिकन साइड। और ईरान के अंदर जो ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया गया इतना जबरदस्त था कि आपको याद होगा कि जो पहली भी वार हुई थी तो उसके बाद ये जो अभी पहला फेज 1 हुआ इस 12 दिन को, उसके बाद आपको तशक्कुर पाकिस्तान के नारे ईरान, तो पीपल ऑफ ईरान एम्ब्रेस दैट रोल ऑफ पाकिस्तान बड़ा पॉजिटिवली। और लीडरशिप के अंदर भी पाकिस्तान का नैरेटिव चूंकि सच पे, ट्रांसपेरेंसी और न्यूट्रलिटी के साथ आगे बढ़ा है, तो पाकिस्तान वाज एबल टू क्रिएट एंड एस्टेब्लिश दैट ट्रस्ट। और वो जब ट्रस्ट एस्टेब्लिश हुआ तो फिर देयर इज नो स्टॉपिंग। और उसी लॉयल्टी और सिंसेरिटी के साथ आप अभी भी देखें तो ईरान के पास ये तासुर है कि शायद हमारा बेस्ट कंडुएट पाकिस्तान है, अमेरिका का बेस्ट कंडुएट पाकिस्तान। और फैक्ट भी ये है कि पाकिस्तान इज द ओनली एग्जिट कार्ड फॉर ऑफ रैम्प फॉर। ठीक है। अच्छा सर, आपने हिंदुस्तान का जिक्र किया और 7 बरस जो हमने उनको शिकस्त दी, ऑब्वियसली पूरी दुनिया ने उसको देखा, लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं जिसमें भारत का हाथ है वो भी हम देख रहे हैं कि उनमें भी इजाफा हुआ। आज अगेन एक बड़ी अनफॉर्चुनेट खबर आई, बलोचिस्तान से 5 मजदूरों को शहीद किया गया। तो ये जो साइड है भारत की जंग की, जो वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की सूरत में कर रहा है, इसको जो हम टैकल कर रहे हैं, इस क्या अब तक हमें उसमें उस हद तक कामयाबी मिली है जितनी मिलनी चाहिए, और आगे इसके लिए हमारी क्या प्लानिंग होगी? दिस इज अ सीरियस एप्लीकेशन और हम वापस आए हैं इस वार को, सर्ज भी आई है। ऑफ कोर्स इसका भी लिंकेज एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ साथ इंटरनल फैक्टर्स भी हैं। देयर आर इश्यूज इनसाइड पाकिस्तान आल्सो, बट मेनली दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इन्होंने इसको सर्ज दी है। ये ऑपरेशन संदूर 2.0 ही समझे। खासतौर पे बलूचिस्तान के अंदर तो स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन है। इट इज अदर देन इंडिया एंड अफगानिस्तान देयर आर अदर फोर्सेज आल्सो जो उसको हवा देती हैं। बट विद ईरानियन सिचुएशन ये ट्रांजिट करके बहुत लोग जो है अफगानिस्तान में जाकर बैठ गए। अच्छी चीज देखिए, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ वॉर होती है ये टेक्स टाइम। 20 इयर्स लगे तालिबान को खत्म करते करते और फिर वहीं पे आकर रुक गया अफगानिस्तान के अंदर एक यूनिलैटरल पावर का। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान बहुत टाइम लगा। देखिए मिलिटरीली, ऑपरेशनली आप उसको कर लेंगे, आज नहीं तो कल उसको कर लेंगे। पास्ट में भी किया हमने, 2003, 2007, 2014 ये बड़े सख्त हमने ऑपरेशंस देखे और हम उस वक्त सर्विस के अंदर ही थे। मिलिटरीली तो अभी भी पाकिस्तान इसको एड्रेस कर लेगा जी। मैंने जैसे बताया कि पास्ट में हम कर चुके हैं। मिलिटरीली अभी भी हम उसको एड्रेस कर सकते हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस क्लियर कर सकती है। बट जो क्लियर होल्ड का जो ऑपरेशंस की जो पहली 2 स्टेजेस होती है वो तो आसानी से हो सकती हैं, लेकिन बिल्ट एंड उसके बाद ट्रांसफर जो होता है ना जी, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो पाकिस्तान को कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक अच्छी चीज ये हुई है कि एटलीस्ट बड़े अरसे के बाद एक कंसिस्टेंसी आई है पॉलिसी के अंदर। हमें अपने इसको लेकर चलना होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो गवर्नेंस के मसाइल हैं विद इन द कंट्री उनको भी हमने एड्रेस करना है। और एक हमने देखे इसको इंटरनेशनलाइज करना है अपने एविडेंस को। हम जो बात करते हैं इंडिया की इन्वॉल्वमेंट की, हम जो बात करते हैं अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट की, इस एविडेंस को लेकर हमने इंटरनेशनलाइज करना है। हमने प्रेशराइज करना है काबिल को कि वो अपना बिहेवियर चेंज लाएं उसके अंदर, और हमने ये चीजें लेकर आगे आगे जानी है। तो आई थिंक एक और रीजनलाइज करना है इसको रीच आउट करने के लिए, इसका मुकम्मल कमा करने के लिए, क्योंकि इट इज नॉट ओनली पाकिस्तान विच इज थ्रेटेंड। हम तो चले एप्लीकेशन हो रही है, यहाँ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, जो हमारी रीजनल कंट्रीज हैं, चाइना है, इवन ईरान के लिए फ्यूचर में यहां से बहुत खतरनाक चीजें हो सकती हैं। और फिर ये जो अगर नॉन स्टेट एक्टर्स अवेलेबल है तो दे कैन बी रिक्रूटेड बाय एनीवन। तो ये इन फुटस्टेप्स के ऊपर हमें मजीद काम करने की जरूरत है, और आप देखेंगे कि पाकिस्तान इंशाल्लाह विल बी एबल टू ओवरकम दिस।
और ये जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जारी है, इसका बड़ा अच्छा जवाब जाएगा जी इंशाल्लाह। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त बरतानिया में मौजूद है और बरतानवी मीडिया जो सुर्खियां लगा रहा है वो बड़ी टू बी ऑनेस्ट प्रॉब्लमेटिक है। बरतानवी मीडिया ये कह रहा है कि 50 साल की तारीख में हमने इससे बदतर पाकिस्तान की कोई क्रिकेट टीम नहीं देखी। इसकी क्या वजह है? इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब, एक्सप्रेस न्यूज से वाबस्ता है, हमारे कोलीग हैं। इकबाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो यह बताइएगा कि आखिर ये क्या हुआ, किस किस्म की कारकर्दगी का पाकिस्तानी टीम ने मुजाहरा किया कि बरतानवी मीडिया भी कह रहा है कि 50 साल तारीख में इससे बदतर टीम हमने नहीं देखी। बहुत बहुत शुक्रिया काजवी साहब। दरअसल पाकिस्तान की कारकर्दगी दिन ब दिन जवाल की तरफ गामजन है। जो टीम बांग्लादेश में बांग्लादेशी सरजमीन पर 2 टेस्ट मैच हार जाए, फिर वेस्ट इंडीज में जाकर पहला टेस्ट मैच हार जाए, दूसरा टेस्ट चले जीत गए, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान की कारकर्दगी जवाल की तरफ गामजन है। 10 टीमें आईसीसी की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल पे और 10 में से पाकिस्तान 10वें नंबर पर है। कैन यू एक्सपेक्टेड इट कि पाकिस्तान 10वें नंबर पर आएगा? तो पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, टीम का सिलेक्शन ठीक नहीं है, और जिस तरीके से एडहॉक बेसिस पर सिलेक्शन कमेटी चल रही है कि सिलेक्शन कमेटी का कोई सरबराह नहीं है कि जिसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और मैं यहाँ मौजूद हूँ इंग्लैंड में, मैंने देखा माइक एथरटन, एलिस्टर कुक, उसके अलावा स्टुअर्ट ब्रॉड और माइकल वॉन, ये सब पाकिस्तान को कह रहे हैं कि ये बहुत ही कमजोर टीम है। ना बॉलिंग का शोबा अच्छा है ना बैटिंग का। अब आप अंदाजा लगाएं टेस्ट मैच में जो टीम 80 ओवर्स भी दोनों इनिंग्स के मिलाकर न खेल सके, उससे आप क्या तवक्को रखेंगे कि वो फाइट करेगी? लीड्स की पिच पर इंग्लैंड ने 409 रन कर दिए और हमारी टीम पहले बैटिंग करते हुए 48 ओवर्स में आउट हो गई, फिर 37 ओवर बाद आउट हो गई। तो ओवरऑल अगर आप देखें इस टीम में दमखम नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी हम तवक्को या आस लगाए बैठे रहते हैं कि पाकिस्तान अनप्रिडिक्टेबल टीम है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो अब लॉर्ड्स में आज पाकिस्तान के बाबर आजम ने नेट प्रैक्टिस की है और तवक्को है कि वो खेलेंगे। तो लॉर्ड्स में हम उम्मीदें लगाए कि यहाँ की फ्लैट पिच है, शायद पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि 2016 और 2018 के टेस्ट मैचेस पाकिस्तान लॉर्ड्स में जीता है। पाकिस्तान ने अब तक लॉर्ड्स में 5 टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड को हराया, जबकि इंग्लैंड ने 4 मैचेस में हराया है और 5 ड्रॉ हुए। तो उम्मीद तो है, लेकिन ओवरऑल ये टीम में दमखम ज्यादा नजर नहीं आता। अच्छा, इसमें इकबाल भाई ये जो पिच है ऑब्वियसली उसका भी डिफरेंस होता है। क्या ये लॉर्ड्स की टीम पिच लीड्स की पिच से डिफरेंट होगी, कंडीशंस डिफरेंट होंगी, और क्या ये कंडीशंस ज्यादा फेवरेबल होंगी पाकिस्तानी टीम के लिए? देखिए लीड्स में अतर बहुत ही सर्दी भी थी, क्लाउडी कंडीशंस थी, वहां पर बादल छाए हुए थे, पिच इतनी खतरनाक नहीं थी, लेकिन चूंकि कंडीशंस ऐसी थी फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार थी, जिसकी वजह से आप देखें ना इंग्लिश टीम के चारों फास्ट बॉलर्स ने हमारे खिलाफ बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। लेकिन वहां से जब आप यहाँ आते हैं, लॉर्ड में आप भी रहे लंदन में, तो आजकल बड़ी सख्त गर्मी पड़ रही है और तेज धूप निकली हुई है। लॉर्ड्स में भी तेज धूप निकली हुई, बादल का कहीं आसार नजर नहीं आ रहा था। तो इस धूप की वजह से इस बात का इम्कान है कि पिच जो है वो ड्राई होगी, और अगर ड्राई पिच होती है तो उस पर पाकिस्तानी स्पिनर्स भी अपना काम दिखा सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड तो अपने फास्ट बॉलर्स पर रिलाय कर रहा है। लेकिन वाकई में डिफरेंस है, लीड्स की पिच, हेडिंगले लीड्स की पिच और लॉर्ड्स लंदन की पिच में डिफरेंस है पाकिस्तान के लिए। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान लॉर्ड्स में 5 टेस्ट मैच जीता है, क्योंकि ये पिच जो है आइडियली पाकिस्तान को सूट करती है। आपको याद होगा कि 2016 में मिसबाउल हक ने जो है वो जब टीम जीती थी तो उन्होंने पुशअप्स लगाए थे। फिर 2018 में सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम जीती। तो तवक्को है कि ये पिच थोड़ी सी डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू हेडिंगले लीड्स। अच्छा, हर सीरीज के बाद, हर मैच के बाद टीम के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, इंतजामिया भी मुख्तलिफ ऐलानात करती है, कभी सर्जरी का कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि जिस सिस्टम को ओवरऑल किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान हमें ऐसे नजर आता है कि मसलसल पाकिस्तान की टीम का जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। इसकी वजह क्या है? क्या लड़कों की ग्रूमिंग सही नहीं होती, उनको वक्त सही नहीं दिया जाता, उनको तमाम कंडीशंस का उस तरीके से सामना करने का मौका नहीं मिलता? आपको कहां कोई वजह क्या लगती है कि कौन सा बड़ा इशू है जिसकी वजह से टीम का ग्राफ मसलसल नीचे जा रहा है?
इसकी सबसे बड़ी वजह अतर काजमी साहब इनकंसिस्टेंसी है। आप कोचेस लाते हैं, कोचेस बदल देते हैं, आप कप्तान बदल देते हैं, म्यूजिकल चेयर गेम शुरू किया हुआ है आपने। जब तक मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, आप तवक्को नहीं कर सकते कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल में इसकी बुनियादी वजह टीम की कारकर्दगी जो जवाल की तरफ गामजन है। अब आप देखें 2024 के वर्ल्ड कप में हम अमेरिका जैसी 9 बारी टीम से हार गए, फिर हम जो है आयरलैंड से हारे T20 मैच। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिन पर अगर नजर डाली जाए तो इनकंसिस्टेंसी की बुनियादी वजह कोचेस की तब्दीली है। आप गैर मुल्की कोच लेकर आए थे, जेसन गिलेस्पी, गैरी कर्स्टन, वो चले गए। अब आप एक और गैर मुल्की कोच लाए, माइक हैसन। अभी आपने सरफराज को इंटरम पीरियड के लिए कोच बनाया। आप नोट करें कि ना उन्होंने ये ऐलान किया है कि सरफराज का क्या टेन्योर होगा, ना उन्होंने ये ऐलान किया है कि बाबर आजम कितनी सीरीज तक कप्तान होंगे। तो एडहॉक बेसिस पर जब आप चलाएंगे और मुस्तकिल मिजाजी की कमी होगी तो नतायज यही आएंगे, क्योंकि जो कप्तान आता है वो अपनी पसंद के खिलाड़ियों को शामिल करना चाहता है। और सोने पे सुहागा, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां कोई चीफ सेलेक्टर ही नहीं है। आप देखें आकिब जावेद गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर है, लेकिन कोई चीफ सेलेक्टर नहीं है जिसकी अकाउंटेबिलिटी हो सके। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप इकट्ठे करें तो यही पाकिस्तान की कारकर्दगी के जवाल पजीर होने की बुनियादी वजह है। अच्छा, इसमें अब इकबाल भाई एक क्वेश्चन ये भी उठता है और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या कोई टैलेंट की कमी हो गई है? पाकिस्तान उतना टैलेंट पैदा नहीं कर रहा। माजी में भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन अक्सर फ्लॉप हो जाती थी, लेकिन फिर भी हम देखते थे कि पाकिस्तान मैच जीत जाता है। लेकिन अब सूरत हाल वैसी ही नहीं रही, तो क्या अब पाकिस्तान में वैसा टैलेंट भी सामने नहीं आ रहा? देखिए काजमी साहब, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए। फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है क्रिकेट। अब हॉकी को देख लेना, क्या हॉकी अब हमारी टीम जो है वो 11वीं और 12वीं पोजीशन के लिए खेलेगी 28 अगस्त को साउथ अफ्रीका से। हॉकी तो चले जवाल की तरफ गामजन थी, लेकिन लोगों की तवज्जो क्रिकेट पर थी। लेकिन क्रिकेट की वही बुनियादी वजह है कि टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। कहाँ गया शाहनवाज दहानी, उसे आपने सेलेक्ट नहीं किया। कहाँ गया वो सियालकोट का नौजवान फास्ट बॉलर अली रजा, उसको आपने सेलेक्ट नहीं किया। तो आप सिलेक्शन में भी अगर डंडी मारेंगे तो फिर यही होगा। टैलेंट की कमी नहीं है, बड़े टैलेंटेड क्रिकेटर्स आए हैं पाकिस्तान के, लेकिन असल चीज है उनको ग्रूम करना, उनको मुसलसल मौके फराम करना। हमारे यहाँ मुसलसल मौके नहीं फराम करते। अगर एक लड़का 1-2 मैचेस में नाकाम हो जाए, उसको निकाल के अपने पसंद के लड़के को ले आते हैं। तो इस तरह से तो नहीं टीम बनती। टीम और फिर कप्तानी का भी बड़ा मसला है। आप देखें ना कि कभी शाहीन आफरीदी कप्तान होते हैं, कभी रिजवान कप्तान होते हैं, कभी सलमान अली आगा कप्तान होते हैं, कभी बाबर आजम कप्तान होते हैं। तो कप्तान भी एक होना चाहिए हमारा जो मुस्तकिल बुनियादों पर। शाहीन आफरीदी भी कभी कप्तान होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है, जो मैं पहले भी कहता चला रहा हूं। चाहे वो कप्तानी का मामला हो, चाहे खिलाड़ियों की सिलेक्शन का मामला हो, चाहे हेड कोच का मामला हो, चाहे सिलेक्शन कमेटी का मामला हो। तो ये सारे मामलात मिलकर इस चीज को निगेट करते हैं कि हमारे पास टैलेंट है, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अगर उनको मौका दिया जाए। अच्छा, हमने जिस तरह आपने भी हॉकी का जिक्र किया, एक जमाने में हॉकी मैसिवली पॉपुलर होती थी, पूरी कौम बैठ के मैच देखती थी। पर फिर ऐसा हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता हॉकी फिजल आउट होती गई और लोगों का इंटरेस्ट उसमें खत्म हो गया क्योंकि टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी। क्या खुदा ना खास्ता क्रिकेट के हवाले से भी इस तरह का खदशा है? अगर यही सिलसिला रहा तो लोगों का इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता कम नहीं हो जाएगा इस गेम में भी? बिल्कुल, आपने सही निशानदेही की। जब मैं लीड्स में था, आप यकीन करें, इससे पहले भी मैं कई मरतबा क्रिकेट कवर करने गया हूं, वहां पर हर तरफ पाकिस्तान के झंडे नजर आते थे, क्योंकि लीड्स के नजदीक है ब्रेडफर्ड, वहां से लोग आते थे, ड्यूसबरी से लोग आते थे, हडर्सफील्ड से लोग आते थे, लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट करने कोई भी नहीं आया। और फिर कोई झंडा नजर नहीं आया, और 95% जो थे वो इंग्लिश तमाशाई थे। तो इसका मतलब है लोगों का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, क्योंकि टीम की कारकर्दगी की जवाल की तरफ गामजन है। लोग कहते हैं कि हम स्कोर कार्ड देख लेंगे कि क्या हुआ। ये एक बुनियादी वजह है इंटरेस्ट खत्म होने की, और उसकी वजह से टीम का मोरल भी एक तो डाउन है कि टीम में समझ नहीं आता कि कौन खिलाड़ी किस पोजीशन पर खेलेगा। जो पुराने खिलाड़ी है खेलते चले जा रहे हैं। अब सलमान अली आगा परफॉर्म नहीं कर रहा, रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहा, आप उनको मौका दे रहे हैं। सऊद शकील परफॉर्म नहीं कर रहा, आप उनको खिलाए जा रहे हैं। तो जब आपको हारने का डर हो और आप पुराने खिलाड़ी खिलाएंगे तो उनसे भी हार रहे हैं, यंगस्टर्स को मौका दे दें। तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से इंटरेस्ट नहीं है। वरना पहले मैं जब आता था बेशुमार लोग टिकट्स मांगते थे कि मैच देखते जाना है, लेकिन अब लोगों की दिलचस्पी नहीं है यहाँ इंग्लैंड में।
अच्छा, आप खुद वहां पे मौजूद हैं, ऑब्वियसली वहां पे आलमी मीडिया भी है, इंग्लिश प्लेयर्स भी हैं, दीगर लोग भी होते हैं। क्या लोग आपसे भी थोड़ा सा हैरत का इजहार करते हैं कि आपकी टीम कैसे परफॉर्म कर रही है, माजे में कैसे करती थी? क्या ये डिफरेंस वहां पे भी नोट किया जा रहा है लोगों की जानिब से? बिल्कुल, आपने सही निशानदेही की। जब मीडिया बॉक्स में मैं होता है तो 5-6 जर्नलिस्ट से लीड्स में, अब लॉर्ड्स में ज्यादा आएंगे, तो वहां पर भी जिन गोरो जर्नलिस्ट से बात हुई, एएफपी के रिपोर्टर से बात हुई या दीगर लोगों से बात हुई, टेलीग्राफ के लोगों से, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को क्या हो गया है। आपने देखा होगा जो स्टेटमेंट आपने इंट्रो में जो बताया कि स्टुअर्ट ब्रॉड हुआ, माइकल वॉन हुए, वो तो कहते हैं कि 50 बरस में पाकिस्तान की कमजोर तरीन टीम है जो इंग्लैंड आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के खदशात हैं और लोग बड़े डिसअपॉइंटेड हैं, वरना पाकिस्तान तो एक क्रिकेट की एक रैकनिंग फोर्स हुआ करती थी। तो यहाँ पर वाकई में मीडिया बॉक्स में जब बात होती है तो वहां लोग जो है वो डिसअपॉइंटमेंट का इजहार करते हैं। अब हम किस किस को जवाब दें? वो ये कहते हैं कि आपके यहाँ क्रिकेट जो बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड में राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे होंगे वो, लेकिन क्रिकेट में उनका कोई वो बस नहीं चल रहा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जब वो हमसे सवाल करते हैं तो हम उनको क्या जवाब दें, बस हम खामोश हो जाते हैं। अच्छा इकबाल बेग साहब, एक और खबर आई कि 21 साबिक कप्तानों ने जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है, और उसमें ऑस्ट्रेलिया की जो खातून खिलाड़ी हैं ब्लेंडा क्लार्क वो भी शामिल हैं, उन्होंने खत लिखा पाकिस्तानी हुकूमत को इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से। लेकिन एक चीज जिसके ऊपर लोग बहुत ज्यादा हैरत का इजहार करते हैं कि किसी भी साबिक पाकिस्तानी कप्तान ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। तो ये चीज तो नहीं वहां पे कहीं डिस्कस हुई आपके सामने? बिल्कुल, मौजूदा हालात को देखते हुए कोई भी जो है ना इस मामले में बड़ा मोहतात है। लेकिन आप देखें कि गोरे जो है उनसे जब बात हो रही थी तो वो कहते हैं क्योंकि इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान ने या इंग्लैंड में कामयाबी हासिल की, पहली मरतबा 1982 में वो कप्तान बनकर आए, हमने लॉर्ड्स का तारीखी टेस्ट मैच जीता जिसमें मोहसिन खान ने डबल सेंचुरी बनाई और मुदस्सिर नजर मैन विद द गोल्डन आर्म करार पाए। तो लोग तो यही बात करते हैं, ये बड़ी हैरत की बात है। माइक एथरटन से मेरी बात हुई, कैम्ब्रिज से वो पढ़े हुए हैं, तो वो खुद कहते हैं कि यार ये इमरान खान के लिए इंसानियत की बुनियाद पर, वो कहते हैं कि इंसानियत की बुनियाद पर और हमारे क्रिकेट को लीग रहे हैं तो इसलिए सब लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि इवन वसीम अकरम ने भी नहीं आवाज बुलंद की, रमीज राजा यहाँ कमेंट्री के लिए आए उन्होंने भी आवाज बुलंद नहीं की। हालांकि 2021 में जब इमरान खान इख्तिदार में आए तो रमीज राजा को उन्होंने पीसीबी का चेयरमैन बनाया था। लेकिन अब कहते हैं ना, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।